नमस्कार। आप सबका साहित्य आज तक में हार्दिक स्वागत है। आज तक देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पर हम इसको एक जिम्मेदारी भी मानते हैं। इस जिम्मेदारी को नज़र रखते हुए आज हमने ये हिंदी का उत्सव आयोजन किया है। दुख की बात है कि हमारे ही देश में हिंदी साहित्य को महत्व नहीं दिया जाता। हिंदी साहित्य में बहुत सारी ऐसी सुंदर परंपराएं हैं जो हम धीरे धीरे खो रहे हैं, जैसे दस्तानगोई, कवि सम्मेलन, शम्माए मुशायरा, जवाबी कवाली। हमारी कोशिश है कि हम ये परंपराओं को संभाल के रखें। थैंक यू सो मच कली। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, इसलिए हम आपका सहयोग भी चाहते हैं और अपने पहले सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला सत्र जिसका नाम है और यहाँ पर हमारे मेहमान हैं जावेद अख्तर साहब। जावेद साहब गुफ्तगू का, और दिल का जिक्र होगा तो आशिकी का जिक्र होगा, आशिकी का जिक्र होगा तो शायरी आएगी, और शायरी आएगी तो जिंदगी आएगी। जो तरकश से शुरुआत हुई वो लावा भी आया, और मौजूदा वक्त में आपके भीतर का भी लावा है। कैसे और कहां से शुरुआत हुई? लगा ऐसा कि जावेद साहब के भीतर एक हमेशा बगावती मूड है। देखिए, जिसे बगावत कहते हैं, बगावत का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो चलन है या जो माना जाता है, आमतौर से जो किया जाता है, जो परंपरा या रवायत या ट्रेडिशन रही है, आप उसे जब सवाल करते हैं या उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो उसको बगावत कहा जाता है। लेकिन जो प्रगति है, तरक्की जो है, आगे बढ़ना, वो जो है उसे सवाल किए बगैर हो नहीं सकती, उसके खिलाफ खड़े हुए हो ही नहीं सकती है। जो चीज़ें आज हमें ऐसा लगता है कि ये नॉर्म है, यही सही है, तो कभी ये भी बगावत थी। तो दरअसल चलना जो है, अगर आप देखिए, आप चलते कैसे हैं? एक पैर आगे लिया, उसके बाद जो पीछे वाला पैर है उसे आगे लिया, फिर उस पैर को अगले पैर को आगे लिया। तो ये जो पैर हैं एक दूसरे से बगावत करते हैं, तब आप चलते हैं। अगर एक पैर दूसरे पैर के साथ ही खड़ा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 1964 जावेद साहब, मुंबई में आपने कदम रखे। उस दौर में आपने जिक्र भी किया कि बड़ी महीन लकीर थी। एक तरफ मुफलिसी थी, गरीबी थी, दूसरी तरफ 1964 के बाद पहली बार हुआ है कि आज मेरी जेब में पैसे नहीं है। वो दौर 28 आने का था। इस दौर में धंधी भी नहीं है जेब में। हाँ, वो मैं आ रहा था परसों यहाँ, कल आया तो परसों मैं बम्बई में सोचा कि बाल बड़े हो गए हैं भाई, अभी जाऊंगा यहाँ, आज तक का फंक्शन है, स्टेज पे बैठूंगा, ज़रा बाल कटवा लूँ। तो मैंने बार बार बुलाया, तो बाल कटवाए। तो फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा भाई इन्हें पैसा दे दो, और पैसा हो गया 700 रुपये। तो उसने कहा कि साहब कैसे पैसे दें, बार बार तो 1000 रुपये 500 के नोट ले ही नहीं रहा है। तो घर में पैसे बहुत ढूंढे हमने, तो 200 रुपये निकले, तो 200 से दे दिए, अभी 500 का उधार है। आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप साहित्यकार हैं। आपने इन बातों को कह दिया, राजनेता इन बातों को नहीं कहते हैं। फिर भी देश के भीतर एक बहस चलती है कि मौजूदा वक्त में साहित्यकार खामोश है, चुप है, प्रतिक्रिया नहीं देता है, संकट में है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनेता नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे राजनेता ना बोलें, दूसरे लोग बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि मुझे हैरत होती है कि वो राजनेता खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी मुसलमान बहनें बहुत मुसीबत में हैं 3 तलाक की वजह से, जिन्होंने कभी जब मुसलमान बहनों का गैंगरेप हुआ तो परवाह न की, जिन्होंने जब वो उनके घर जल गए तो परवाह न की, जब वो रिलीफ कैंप में पड़ी थी यही मुसलमान बहनें, तो कहा कि ये रिलीफ कैंप थोड़ी है, तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है।
और वो राजनेता आज उनका दिल दुखता है कि 3 तलाक होती है। तब दिल नहीं दुखा था और आइंदा भी नहीं दुखेगा जब ऐसा होगा। तो ये लोग हमारे केस को वीक करते हैं। इनसे तो, मुल्लाओं से तो हम लड़ेंगे और लड़ते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग बोलते हैं तो बाकियों को शक होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, ये बैन होना चाहिए। ये लोग सही बात गलत नियत से कहते हैं, ये बात। इसका मतलब है मेरा देश बदल रहा है। देखिए, देश को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं अपने देश पे बहुत भरोसा रखता हूं, ये नहीं बदलेगा। और बदलेगा तो अच्छे के लिए बदलेगा। एंग्री यंग मैन का ब्रांड एम्बेसडर बनना दुख देता है? बिल्कुल नहीं, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और तब वो जरूरी था। जैसे मैं समझता हूं धर्म जब आए तो बहुत अच्छा किया वो आए, अब ज्यादा अच्छा होगा कि वो चले जाएं। तो उन्होंने एक रोल प्ले किया था, अब आउटडेटेड हो गए, अब जरूरत नहीं है उनकी। अब तो सिर्फ परेशानी पैदा करते हैं समाज में ये धर्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या है कविता? क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? क्या है कविता? क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? या भाषा को मेहनत करने के लिए उकसाना है कविता? क्या समाज को जगाना है कविता? या कुछ बताना, कुछ छुपाना और बिन कुछ कहे सब कुछ कह जाना है कविता? या कुंठाओं की खरपतवार के बीच एक विचार अंकुर का सर उठाना है कविता? या फिर संवेदना के दीप को शब्दों की ओट में, या फिर संवेदना के दीप को शब्दों की ओट में तूफानों से बचाना है कविता? या इतिहास जिसे भुला दे, राजनीति जिसे नजरअंदाज कर दे, उस मासूम से सत्य को जीवित रखना है कविता? शायद और भी बहुत कुछ है कविता, पर अगर सरलता से सोचें तो शायद 2 घड़ी ठहर कर जिंदगी की नदी को बहते हुए देखना है कविता। शोचनीय स्थिति है कि हम बार बार मंचों पर महिलाओं का जिक्र करते हैं जैसे कि कोई एलियंस हैं जिनको अभी तक हमने अपनाया नहीं है, जिनके उद्धार की बातें होती हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि समाज का मतलब एक हिस्सा नहीं बन पाना कितनी अजीब सी स्थिति है, और ये स्थिति कि निर्भया जैसी चीजें हमारे देश में होती हैं और उसके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ती है। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए बाबुल जिया मुरा घबराए। शर्म आ रही है ना मैंने लिखा था जब हमारी बेटियों ने ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। तो मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है कि एक भी मेडल जो है किसी पुरुष ने नहीं जीता है और इस पर लिखा जाना चाहिए। तब मैंने लिखा था कि शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुलकर जश्न नहीं मनाया। शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया। शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को। शर्म आ रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा। शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां पर बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न। शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को। शर्म आनी चाहिए। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ।
तुझे सब है पता है न मां। अब ये जब मैंने लिखा, मुझे बहुत सारे खत आने लगे पिताओं के कि आप जो हैं, सब कुछ हुआ था ना एक साथ, माता को भी, बच्चे को भी और पिताजी को भी। तो पिताजियों ने कहा कि देखिए हम इतने बुरे लोग नहीं होते हैं, आप ये गलत कह रहे हैं, मैं तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूं और ऐसे झूला नहीं झुलाऊंगा मैं, और आप गलत, अतिशयोक्ति है ये। तो मुझे लगा कि क्या ऐसा है, तो मैंने ये लिखा था, मैं आपको सुनाता हूं कि मां की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। मां की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मां की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है शायद। क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या समर्थ होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं सजग। मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं, पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। सब मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं कई बार। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं कई बार, झुंझलाकर चीखा हूं मां पर, पटके हैं पैर पर, पिता के सामने खुद को नाप तोल कर पेश किया है। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता, या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा होता? मंच पर स्वागत कीजिए दो बेहद खास मेहमानों का, जिसके लिए हम सभी कर रहे हैं इंतजार। पीयूष मिश्रा जी और स्वानंद किरकिरे साहब। आपकी एक लाइन मुझे जो कि इनसे ये पूछते हैं, सोचता हूं धोखे से जहर दे दूं सभी ख्वाहिशों को दावत पे बुलाकर। क्यों? एक और भी है, वो आज ही लिखी है। आज ही लिखी है? हाँ, कि वो कई बार उदास होने का मन करता है, कई बार इंट्रोवर्ट होने का मन करता है, और चुपचाप जाकर कहीं बैठ जाने का मन करता है। तो ऐसे वक्त में कुछ भाई लोग बहुत परेशान करते हैं कि यार क्यों बैठे हो, चुप क्यों बैठे हो? अरे बैठे हैं यार, जैसे अनुराग ने कहा ना कि हमेशा भांड बनने की जरूरत नहीं है, तो बैठे हैं, हमारी मर्जी है। आज नहीं मुस्कुरा रहे, आज नहीं मुस्कुरा रहे, मुस्कुराहट नहीं आ रही, तो उस पर एक बात कही है कि ना मुस्कुराने पे किसी की मोहर नहीं है, ना मुस्कुराने पे किसी की मोहर नहीं है, और उदासी किसी के बाप की धरोहर नहीं है। अरे चहुर सब ओर दिशा से आली आई रे, जुगनी नाचे सुनर ओढ़े नहाए रे, चहूं और सब दूर दिशा से लाली आई रे, जुगनी नाचे सुनर ओढ़े खून नहाई रे। सब ओरों गुलाल पुत गयो सब ओरों में, ये सब ओरों गुलाल पुत गयो विपदा छाई रे, मुसरात शहर में खून की बारिश आई रे, मुसरात शहर में खून की बारिश आई रे, मुसरात गगन से खून की बारिश आई रे। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। काठ के ताले हैं, आंख पे डाले हैं, इनमें इशारों की चाबियां लगा, रात जो बाकी है
नीयत में थोड़ी ओरी चिरैया ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे हमने तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना ओरी चिरैया मेरी गोरैया अंगना में फिर आ जा रे। थैंक यू। इसी को एक्सटेंड करते हैं जना, ये कई बार जो अपने आप को मौत कहने में शर्म आती है ना। तो ये इसका शीर्षक है 5 साल की बच्ची और रेप। 5 साल की बच्ची और रेप। कि क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। जब शाम ये घेरी आती है मैं चौंक चौंक सी जाती हूं, फिर सहम सिकुड़ के सिहर सिहर के टांगों को यूं आपस में ही जोड़ जाड़ के जकड़ जकड़ के बैठी सी रह जाती हूं। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। फिर आंखों को यूं मींच माच के पेशानी पे आई पसीना बूंदों को मैं पिघला करके पूंछ पांछ के हिलक हिलक के हिच हिच रो जाती हूं। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे लिखता हूँ खत में हिंदोस्तान से पहलू हुस्ना में पहुंचे वो हुस्ना कि मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया। सेशन को कंडक्ट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी श्वेता सिंह को। अनुराग कश्यप हमारे बीच मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। नया सिनेमा नई जुबान हमारे सेशन का नाम। और आपने जिस बात का जिक्र किया है कि बोलचाल की भाषा रहे, वो सत्या का कि वो मुंबईया भाषा हो या फिर हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो एकदम स्थानीय सारी भाषा, न सिर्फ भाषा बल्कि वो नाम सारे जो आम तौर पर एक दूसरे में दोस्त रख लिया करते हैं एक दूसरे के, लेकिन उसमें जो जिन घटनाओं के बारे में आप ब्यौरा देते हैं, जिन घटनाओं का वर्णन करते हैं, उनमें अमूमन वो होते हैं जिन पर चादर डाल दिया जाता है, जिन्हें ढक लिया जाता है। आप उन्हीं कमरों में घुसकर उन्हीं का सच निकालते हैं। वो करना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सारी चीजें दबा के रह जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना, बचपन में आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया, आपने सेक्स से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया, या आपने किसी बाहर से कोई गेस्ट आया और उसके सामने आपने धर्म से संबंधित कोई सवाल पूछ लिया, तो आपको डांट दिया जाता है। तो कहाँ सीखा तुमने, किसने बताया तुम्हें, हाँ क्यों पूछ रहे ऐसे सवाल, मानो चुपचाप बैठो कोने में। तो ये जो हमारे बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है। हम लोग कहीं ना कहीं एक शुरू से अगर आप देखें, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, मैं तो बनारस के आसपास छोटे शहरों में बड़ा हुआ हूं, जहां हमें मालूम है कि मेरे पिताजी के सीनियर का बेटा भी घर पे आता तो हमें बोल दिया जाता था 6 बजे घर पे आ जाना, वो आने वाले हैं। लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं बोला जाता था। जब शादी के रिश्ते आते थे तो फलां का बेटा है या फलां की बेटी है,
तो हमारे हर चीज जो है ना एक एक एक, एक कहीं हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, एक हायरार्की, एक कास्ट सिस्टम, एक सब कुछ जो है, हम लोग कितने भी लिबरल क्यों नहीं हो जाएं, हमारे अंदर एक चीज भरी हुई है। तो बचपन से देखता था तो बहुत विचलित करती थी। मैंने जब बैठ के पढ़ डाली घर पे, ऐसी मेरे दादाजी की महाभारत का एक बहुत मोटी सी कॉपी पड़ी थी, मैंने पढ़ डाली और मैं सवाल पूछने लगा उसके बारे में। और चूंकि सवाल जिससे पूछ रहा था उन्होंने नहीं पढ़ी थी, तो बोलने के बजाय कि मैंने तो नहीं पढ़ी, तुम क्या पूछ रहे हो, उन्होंने डांट दिया मुझे, क्या पढ़ते रहते हो। तो ये जो है ना, ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो शुरू से मेरी आदत रही है सवाल करने की। स्कूल में जब मुझे याद है कि पहली बार कविता लिखी थी तो मेरे स्कूल के मैगजीन ने छापी नहीं। मेरे पिताजी को बुला लिया कि ये क्या लिखता है, ये बहुत डार्क लिखता है। मैंने जो पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी, बचपन से लिखते हैं आप? ये बचपन से। वो डार्क जो है बहुत रिलेटिव टर्म लगता है मुझे। मैं डार्क के बारे में हमेशा यही बोलता हूं कि आपको जो डार्क लगता है, शायद आप यहां से बाहर स्टेप करके देखो तो वो डार्क नहीं है। हमें इतनी बुरी तरह से संभाल के, मतलब क्या ना, हमें इस तरह से बड़ा किया गया है, कंडीशन किया गया है कि हम खुद के लिए ना सोच सके। और हम लोग, डार्क जो है एक लेबल है, डार्क एक ऐसा लेबल है जो बोलकर बहुत आसानी से आप चीज को साइड कर देते हैं। कोई भी चीज जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता, मेरे साथ बहुत सारी, मेरी अक्सर झगड़े होते हैं, पीयूष भाई से तो खास तौर पे बहुत झगड़े होते हैं मेरे। और उन्होंने बोला, अगली में यार क्या तुमने बच्ची को एंड में मार दिया। हाँ, अब वो चीज विचलित करती है, वो चीज रहती भी है साथ में। और वो पूरी फिल्म बनाने का पर्पस ही वो एंड था, वो बाकी चीज के लिए फिल्म नहीं बनी थी। वो पूरी फिल्म का पर्पस था कि हम कहीं ना कहीं हमारी जो इनोसेंस है उसको अपने हाथों उसका गला घोंट रहे हैं, अपने निगलेक्ट से, अपने स्वार्थ से, हर चीज से। और पूरी फिल्म बनाने का पर्पस वो एंड था। और चूंकि वो विचलित करता है और क्योंकि वो सोने नहीं देता है, हमें लगता है वो गलत है और हमें ये सब सवाल नहीं करने चाहिए। मैं जब फिल्म बनाता हूं, मेरा काम है कुरेदना, मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है लोगों को वो चीजें दिखाना, लोगों को अपने उत्तर तक वो खुद पहुंचे। अगर मैं उनको विचलित करूंगा, वो सोचेंगे, या मैं उनको कुरेदूंगा तो वो सोचेंगे कुछ होगा और अपने उत्तर तक खुद पहुंचेंगे। और बहुत जरूरी कि हर आदमी अपने उत्तर तक पहुंचे। और सफल फिल्म वो होती है जब 10 लोगों के 10 जवाब होते हैं उस एक फिल्म से। हम लोग जब मैसेज देते हैं एक फिल्म में, तो हम लोग क्या है ना, पूरी 2 घंटे पिक्चर बैठा के एंड में उसको एक लाइन में सीमित कर देते हैं। और जहां वो फिल्म एक लाइन में सीमित हो जाती है, मेरे लिए तो पिक्चर वहीं खत्म हो जाती है। तो उस फिल्म से हर आदमी कुछ ना कुछ और लेके निकलता है। हर फिल्म जो एक डिबेट क्रिएट करे तो ज्यादा अच्छा है। हर फिल्म को लेके किसी आदमी को बहुत पसंद आए, किसी को बहुत बुरी लगे। कोई आदमी बोले हाँ ठीक थी, तो मैं तो फिल्म मेकिंग छोड़ दूंगा। हम लोग साहित्य को और लिटरेचर को इतना लिमिटेड बना देते हैं कि उनको शब्दों तक सीमित कर देते हैं। साहित्य जो है शब्दों में बंधा हुआ नहीं है। साहित्य जो है शब्दों के बियॉन्ड है और सभ्यता के भी बियॉन्ड है। साहित्य को मैं किसी तरह से लिमिटेड नहीं मानता हूं, और उसको मैं साहित्य समझूंगा ही नहीं जिसमें पहले से इतने सारे अंकुश हों। तो मैं तो ये है कि कौन डिसाइड करता है क्या साहित्य और क्या नहीं है। मैंने कुछ बनाया, आपको नहीं पसंद आया, आप उसको रिजेक्ट कर दें। हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल आजादी होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए उसके लिए साहित्य क्या है। एक जनरल डेफिनेशन जब हम किसी चीज की बनाते हैं, मुझे लगता है हम उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से हजार तरह कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हर आदमी का अपना डेफिनेशन होना चाहिए हर चीज का। सिनेमा मेरे लिए क्या है, उनके लिए क्या है, 2 अलग चीजें हो तो ज्यादा अच्छा है। सिनेमा साहित्य उनके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, वो 2 अलग चीजें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल साहित्य में जितने नजरिए हम देख लें, हर एक व्यक्ति का अपना नजरिया होगा, हर एक शख्स का अपना साहित्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। आजकल आपने भी जिक्र किया उसका कि वो पुराने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट के लिए हम 1 मिनट का मौन रखते हैं, नए गांधी जी को का स्वागत करते हैं एक नए रूप में, शायद पर्पल कलर में। इस पर आपकी क्या राय है कि अच्छा कदम नहीं? कदम तो अच्छा है, डेफिनेटली देयर इज, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप, एंड आई थिंक मतलब आई ऑलवेज थिंक कि इंडिया जैसी कंट्री में टू बी इवन, because you know it's a very good thing for the country to remove black money, there is no doubt, and we all know the problem, but we are a democracy. Sorry मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, so that I am clear because ये important issue है। तो क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं,
तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो पॉलिटिकल रिस्क लेता है जब भी कोई बड़ा फैसला करता है। अगर बैठे रहो चुपचाप, हमारे रहे हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो बैठे रहते थे चुपचाप, ठीक है। तो मुझे अच्छे लगते, मैं खुद ऐसे, मेरे को भी घर पे मम्मी भी बोलती है कि तेरी पिक्चरें बन रही है ना, तेरी किताब बिक रही है, तेरे को क्या जरूरत है ये सब बोलने की देश के मुद्दों के, तू चुपचाप बैठ, मम्मी खुद बोलती है मेरी। पर मुझे ऐसे लोग लगता है कहीं ना कहीं अगर आपके मन में है और अगर आप कुछ बदल सकते हो और आप नहीं बदल रहे, तो कहीं ना कहीं आप चीटिंग कर रहे हो। तो जो भी है, उन्होंने एक फैसला लिया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि जो लिया है। लेकिन 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 3 दिन बीते हैं और ये जो लोग लाइनों में लग रहे हैं, ये जो है ना, इसमें मैं कोई देशभक्ति, लोग कह रहे हैं लाइन में लग जाओ, सैनिक खड़े हुए हैं, तुम भी लग जाओ। नहीं, लाइन में लोग इसलिए लगे हैं कि किसी ने प्लानिंग गलत किया, किसी की इनएफिशिएंसी, किसी ने सोचा नहीं है। 2-3 बातें मैं आपको लॉजिकल बताता हूं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो एटीएम की मशीन है, 2 लाख एटीएम्स हैं, अब देश एटीएम्स पे डिपेंड है, 2 लाख एटीएम बहुत होते हैं, उसमें ये नोट का साइज अलग रखा हुआ है इन्होंने। 2000 का नोट अगर आप तो वो फिट नहीं आता है एटीएम में, और ये पहले बता नहीं सकते थे। तो आप रंग बदल दो, डिजाइन बदल दो, मार्कर्स बदल दो उसके, लेकिन कम से कम साइज और वेट तो सेम रखो कि वो सेम एटीएम में लग जाए। अब वो आए हैं नोट, अब वो लग ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे अरे हाँ सर, ये 2 लाख मशीन है लेकिन इनमें चलेगा नहीं, सुंदर तो बड़ा है नोट। सो ये अब अगर आपको साइज बदलना ही था और वो कह रहे कि कॉन्फिडेंशियली हम बता नहीं सकते थे, तो वो ये कह रहे थे कि बैंक्स को कि ये ना बताते कि हम 500,000 के खत्म करने वाले हैं, कह रहे थे हम कुछ नए नोट के डिजाइन ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी एटीएम्स में ये वाले भी फिट कर लो। यू नो, एक नया 100 का नोट आएगा, शायद हम निकालेंगे स्पेशल, तो आप ये वाले भी फिट करके रेडी रखो, और फिर जब नोट आए और फिर वो हटा दो 500,000। वो आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब ठीक है लेकिन इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ट्विटर पे नहीं है। ट्विटर वालों के पास तो हैं सारे पेटीएम और ये सब, यू नो, ट्विटर पे तो इफ यू आर ऑन ट्विटर दैट मीन्स यू आर डिजिटल सैवी पर्सन। अगर एक मेड है जो काम वाली है, उसके पास थोड़े 5-10 हज़ार उसने जमा करके रखे हैं ओवर द टाइम, वो कब जाएगी, कितने दिन बैंक की लाइन में खड़ी रहेगी? तो ये सब बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। अगर ये स्टेप होता और कहते कि आप जाओ अगले दिन और एटीएम से 10-20 हज़ार रुपए निकाल लो, आराम से निकल जाएंगे आपके, खटखट, और 2-2 हज़ार के नोट, चाहे मैं तो कह रहा हूँ 2100 का रखते, शगन देने में इजी हो जाता। इंडिया में तो ऐसे 101 का नोट होना चाहिए ना, ऐसे मुझे लगता है 101, 501, तो वो रख देते आप, और फिर कोई इतनी, मतलब यू नो, अभी 100 के नोट विच इज लाइक 20 टाइम्स लेस, सो देयर आर सम एग्जीक्यूशन इश्यूज।